Hello students, good morning. Welcome to Bansal coaching classes. Today we will discuss about the following topics, that is centripetal force, gravitational force, universal law of gravitation, next acceleration due to gravity and free fall, relation between G and G, mass, weight and objects of an object on the moon. So let's start. First of all, we have centripetal force. So what is this centripetal force? Let's understand with the help of this example. जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक थ्रेड के साथ क्या किया हुआ है, एक स्टोन को हमने ऐसे टाई किया हुआ है, इसको बांधा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इस स्टोन को टाई करके ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा, इस क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन के साथ और क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, इसके अलावा और क्या चीज होगी इसमें, एंड वेलोसिटी चेंजेस, एंड वेलोसिटी चेंजेस। एक तो इसमें डायरेक्शन चेंज होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, एक वेलोसिटी इसमें जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका जो इस पे क्या लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है जो फोर्स इस स्टोन को क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है, उसको ऐसे राउंड में क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका सेंटर कहाँ होगा, ये कहाँ लग रहा है, इट एक्ट्स इन द सेंटर। यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे सेंटर में लग रहा है। ठीक है, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स की वजह से जो ये स्टोन है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे, मान लो कि यहां तक हम इसको घुमा रहे थे और जैसे ही हमने स्टोन को यहां से रिलीज किया, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे ही हम यहां इसको मूव करेंगे तो इस पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग नहीं रहा। नाउ नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जिस पॉइंट पे भी हमने इसको रिलीज किया वहां पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो नाउ हम इसी एग्जाम्पल को, इसी चीज को हम यहां समझते हैं। सपोज वी हैव अर्थ एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज मून। ठीक है, अब अर्थ क्या करता है, अर्थ मून पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने थ्रेड को टाई किया हुआ था, अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, इसी तरह जो अर्थ है वो मून पे क्या कर रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से, इसके अट्रैक्शन की वजह से इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ अर्थ पे होगा। जो इसकी वजह से क्या होगा, ये मून इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा और इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही अगर सपोज करो, अगर सपोज हम क्या कर दें, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, तो ये कहाँ मूव होगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा नहीं, तो ये कहाँ मूव होगा, ये ऐसे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेंजेंट हो गई है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये मून इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, अंडरस्टैंड करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मीनिंग ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, a force that acts on a body moving in a circular path and is directed towards the center around which the body is moving। ठीक है, यो ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी
पे लग रहा है, किसी जब वो बॉडी क्या कर रही है, वो सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूम रही है, और इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा कहाँ डायरेक्ट होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये हमेशा सेंटर में होगा। किसके सेंटर में, जो बॉडी घूम रही है उसके सेंटर में, ठीक है, अराउंड विच द, जिसके अराउंड बॉडी घूम रही है उसके सेंटर में ये फोर्स होगा, ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों कहते हैं ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इस फोर्स की वजह क्या है, ये फोर्स कैसे आया, क्योंकि अर्थ ने क्या किया, इस पे इस मून पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया, उसी वजह से इस मून में सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, जिसकी वजह से ये इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ और क्या है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मून एंड सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। यही फोर्स है, इसी फोर्स के कारण क्या होता है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो मून है, जो सैटेलाइट्स हैं, वो सभी के सभी अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, एज यू हैव सीन, आप देख ही रहे हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या बना हुआ है, जैसे अर्थ बना हुआ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर क्या है, ऐसे ग्रेविटेशन, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का। अब ये एटमॉस्फेयर कैसे है, इसकी भी हम एग्जांपल स्टडी करेंगे। अब देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, ठीक है। पहली बात उसने क्या की, क्या कहा कि ये पहली बात तो ये पूरे यूनिवर्स में है, इट इज यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे छोटा चाहे बड़ा, एक्सर्ट से फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, किसी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नेचर कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स ऑन एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स आइदर टेरेस्ट्रियल और कैलेस्ट्रियल, ये पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी पे अप्लाई होता है, चाहे बॉडी वो टेरेस्ट्रियल हो। इस व्हाट इज टेरेस्ट्रियल, ऑन अर्थ, टेरेस्ट्रियल मीनिंग ऑन अर्थ, जो बॉडी अर्थ के ऊपर है, जहां इन ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर में है। और कैलेस्ट्रियल, जहां वो बॉडी क्या हो, कैलेस्ट्रियल हो। कैलेस्ट्रियल मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड, आउटसाइड अर्थ और इन आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस में होगा, जैसे हमारा प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के वो बाहर हैं, सन है, जो वो स्टार्स हैं, एनीथिंग पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जो भी अर्थ के बाहर जो बॉडीज हैं उनको हम कैलेस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक है, उन पे भी ये लगता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, शेप, मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो जिनके ऊपर ये फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, मास हो, उनके बीच में जितनी मर्जी डिस्टेंस हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नाउ इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। म्यूचुअल का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल, अगर मैं बोलूं कि आई हैव ए बॉडी, यहाँ ए बॉडी है और यहाँ पे एक बी बॉडी है, सो इफ, अब मैंने यहाँ बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स एक्सर्ट से फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बी पे भी एक फोर्स लग रहा है, तो ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी एंड बी इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए। अगर मैं बोलूं कि एक एप्पल है, जैसे एप्पल अर्थ पे, यहाँ पे हमारी अर्थ है, अब यहाँ पे एक अगर एप्पल ऐसे नीचे की तरफ अगर अर्थ पे क्या कर रहा है, अर्थ पे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली अर्थ ही एप्पल को, इसको मान लो कि ये एप्पल है, अर्थ ही इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बल्कि एप्पल भी उस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
हाँ, फिर ये मूव क्यों नहीं होती, उसका कारण होगा क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से वो बहुत दिखता नहीं, वो फोर्स बहुत ही स्मॉल लगेगा। एप्पल जो लगाएगा अर्थ पे बहुत ही स्मॉल फोर्स लगाएगा, बट इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। कोई भी बॉडीज वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है एंड कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। जो दो बॉडीज हैं जैसे ये ए और बी है, ये हमेशा क्या करेंगी, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करती। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इज दैट क्लियर? ओके ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज दिस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? उसने न्यूटन ने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज बिटवीन देयर सेंटर्स। अभी हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्स में होता है। क्या बोल रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो न्यूटन ने एक फॉर्मूला बताया है, जो डेरिवेशन बताया है, वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, फोर्स के बारे में क्या बोला कि जो फोर्स है, जिस फोर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या लिखा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। अब इनका मीनिंग क्या है ये हम देखेंगे। अब देखो, सपोज वी हैव दीज टू बॉडीज। इसको समझने के लिए मान लो यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये ए है और ये बी है। अब ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। जो ए पे फोर्स लग रहा है, बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, दैट इज F1, और बी बॉडी ए बॉडी बी पे जो फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड F2, और द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इज R। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ये फॉर्मूला कैसे आता है। सपोज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया, गुना किया, मल्टीप्लाई किया, और उसको मैंने ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया। लेट्स सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकेंड लॉ में क्या बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। नाउ f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस r। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। सपोज दिस क्वेश्चन इज 2। नाउ वी नो दैट both क्वेश्चंस लेफ्ट साइड इज इक्वल, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r², ठीक है। नाउ अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटा के क्या लगाना होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी होती है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू एक इंसर्ट करेंगे, वो क्या है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r²। सो व्हाट इज g? g क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड, g को क्या बोलते हैं, g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम g बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, नेक्स्ट आके हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। और जो ये g है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, जो कि बहुत ही स्मॉल है देखा जाए। इसकी वैल्यू इतनी है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सो दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। सो ये फॉर्मूला है इसका, m फोर्स प्रोपोर्शनल टू force is equal to g m1 m2 over r square. So now clear? Okay. So next is free fall. What is this free fall? अब free fall के पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे, that is called gravity. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटी क्या चीज होती है? ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस है ये, ठीक है, ग्रेविटेशन का ही एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशन। सो ये एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि दो बॉडीज हैं, कोई भी बॉडीज हो दो पूरे यूनिवर्स में, बट ग्रेविटी में, इन केस ऑफ ग्रेविटी क्या होगा कि वन बॉडी एक बॉडी, वन बॉडी मस्ट बी अर्थ। एक बॉडी तो पक्का है कि वो क्या होनी चाहिए, वो अर्थ होगी, दूसरी कोई भी बॉडी हो सकती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सो वी कॉल इट ग्रेविटी। अब जैसे ही कोई बॉडी होती है, सपोज जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बॉल है, जैसे ही एक बॉल ऊपर से ऐसे को फेंका जाता है उसको, तो उसमें पहले तो वो रेस्ट में थी, जैसे ही हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे ही हमने ऊपर से इसको छोड़ा, ऐसे फॉल किया, तो उसमें क्या चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, तो पहली बात तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे ओनली एंड ओनली क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। और जब भी किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, और उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फ्री फॉल। ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ओनली आर सेड टू बी फ्री फॉल। उनको हम कैसे क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स किसमें है, दे आर इन फ्री फॉल। अब जैसे ही कोई फ्री फॉल होता है, इन केस ऑफ फ्री फॉल क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अब इस वेलोसिटी चेंज को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्यों आया, कैसे आया, ये एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटेशन है, उसकी वजह से ही इस बॉडी में, इस बॉल में क्या चेंज हुआ, इसमें एक्सेलरेशन आया, इसमें वेलोसिटी चेंज हुई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में और क्या चीज है, हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्या है, और नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेलरेशन विच इज गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे इसको लिखना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो सेम इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, कितना एक्सेलरेशन आया, और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन होगी, आप देख रहे हो यहाँ पे बॉल कहाँ किस डायरेक्शन में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी क्वांटिटी भी है। सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टू अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मासेस, ठीक है। किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है,
वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। सपोज हमारे पास एक हैवी स्टोन है, एक चाहे हमारे पास लाइट स्टोन है, जब दोनों को हम ऐसे ऊपर से ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से, एक ही स्पीड से, एक ही टाइम पे नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हैवी वाला जल्दी आ जाएगा, जो लाइट वाला वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मास। ओके, नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज करो जैसे वी हैव दिस अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, और दिस इज द रेडियस, ये रेडियस हो गया अर्थ का, यहां से भी रेडियस है ये, और यहां से भी इसका रेडियस है। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे उसकी ये बॉडी है, यहाँ पे हमने एक वेट रखा हुआ है m, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक m वेट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक क्या है, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, इसको r बोलेंगे। ठीक है, इसको r बोलेंगे। सपोज करो हमने क्या किया, उस बॉडी को जिसका मास m है उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, अब क्या आएगा, वो नीचे की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में अर्थ पे आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हम देखेंगे, जैसे हमें पता ही है कि कोई भी बॉडी जैसे उस पे अर्थ का क्या लग रहा है, उस पे क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब वी नो दैट व्हाट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, अब हमें पता ही है क्या होता है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने पहले हमने क्या बोला था, हमने लिखा था m1 m2 और हम m1 m2 ओवर आर स्क्वायर हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया इसमें हमने स्मॉल m और कैपिटल M डाला है। व्हाट इज द स्मॉल m, ये स्मॉल m का मीनिंग क्या है, इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कैपिटल M इट इज द मास या मास ऑफ द इट इज द मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कम है, जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से हमने इसको ऐसे पुट किया। अब जैसे ही हम इस बॉडी को ऐसे छोड़ते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको तो हम एक 1 नंबर एक एक्सिक्यूशन डाल देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। वैसे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा g। ठीक है, सो वी नो दैट, ऐसे हमें जैसे पता ही है, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे g की वैल्यू आएगी, तो यू नो g इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है यहाँ से, तो हम फोर्स की वैल्यू लगाएंगे, तो g m ओवर m r स्क्वायर। जैसे ही अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, g m ओवर r स्क्वायर, ये बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब जैसे ही कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी अर्थ के नियर या उसके ऊपर होती है, इन केस a body is near or on earth, अगर वो अर्थ के ऊपर या उसके नियर होगी, तो उस केस में जो ये r होगा हम उसको क्या कर देंगे, r कर देंगे। व्हाट इज दिस r, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का क्या होगा, ये रेडियस होगा, तो हमारे पास जो g होगा वो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, ये उस टाइम होगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के नियर या उसके ऊपर पड़ा होगा, उस टाइम पे हम इसको आर स्क्वायर, ऐसे कैपिटल R इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये जी की वैल्यू, ये किसके लिए निकाला, ये हमने निकाला ऑब्जेक्ट्स और नियर और ऑन द
अर्थ। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी कुछ फीचर्स जैसे हमें पता ही है वैसे तो कि अब हम करेंगे ऐसे जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, तो स्मॉल जी के बारे में क्या है, हाँ जी, सो इट इज एक्सेलेरेशन एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से कोई भी बॉडी नीचे आती है, उसके ऊपर फॉल होती है, तो उसकी वजह से उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी क्या है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 kg which are separated by distance of 1 मीटर। अब दो बॉडीज हैं जिनके बीच में सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस है और दोनों बॉडीज का मास 1 kg है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब g क्या होता है, g इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जो कैपिटल G है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये किसी के बॉडी के इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अब कोई भी बॉडी हो जहां मर्जी जैसे हुई हो उस पर कोई इसकी फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग होगी। जैसे हमें पता ही है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जैसे पोल्स पे डिफरेंट होगी या फिर इक्वेटर्स पे क्या होगी वो डिफरेंट होगी, ऐसे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू तो हमने आपको डिस्कस करी थी, ये सब हमने बोला ही है। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं इसके बारे में, स्मॉल जी के बारे में, जैसे हमें आपको पता ही है, वी नो जी की वैल्यू 9.8 मीटर, सॉरी 9.8 ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसके बारे में क्या है, पहली बात तो ये है कि जो जी है, जी की वैल्यू जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताई है। और नेक्स्ट, अगर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अगर कोई बॉडी, इन केस अगर कोई बॉडी अपवर्ड, ऐसे किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट को हम कैसे ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ठीक है, जी इज पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी इन केस कब, बॉडी और ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। ठीक है, फॉलिंग डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी नीचे ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब क्या होगा, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तब जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इसी वजह से क्या होगा कि वो उसकी जो जी की वैल्यू लेंगे हम, वो क्या लेंगे, वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और जी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जैसे आपको पता है कि आउटर स्पेस में जो ग्रेविटी है वो होती नहीं है, वहां पे क्यों किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उस केस में जी की वैल्यू क्या है,
जीरो है तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दूसरा, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो उसमें जितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द टाइम टेकन टू रीच the highest point is equal to the time to taken to fall या time to fall, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है, ठीक है। ओके, नाउ क्लियर, ठीक है जी। ओके, सो इसके बाद हमने एक चीज डिस्कस करनी है कि जी की वैल्यू पोल्स में क्या होगी। जैसे आपको पता ही है कि जी की वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, यहाँ पे ई लिख दें, आर ई स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज आर ई, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको पता है जी तो क्या है, जी भी कांस्टेंट है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला, जी ई, यहाँ पे जी ई लिख देते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो जी ई क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब क्या रेडियस अर्थ का फिक्स है, नहीं, फिक्स नहीं है। क्यों, आपको पता ही है कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। वो क्या परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, मान लो ऐसी इस एलिप्टिकल शेप में होता है। तो अगर हम देखें कि ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन का क्या होता है, दिस इज इक्वेटर। ये वाला लाइन क्या होता है, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर। और ये वाला क्या होता है, ऊपर की तरफ था पोल्स। अब यहाँ पे हम क्या ले लें, इसको हम आर पी ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, और इसको क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। अब आप देख ही रहे हो ध्यान से कि जो पोल्स वाला रेडियस है वो कम है, यानी कि आर पी इज लेस देन आर ई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर पी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, तो ये तो कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, एट पोल्स। अब पोल्स पे क्या होगा, ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम, जी मैक्सिमम होगा। एंड एट इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, तो क्या होगा, एट इक्वेटर तो जी इज मिनिमम, जी क्या होगा, मिनिमम होगा। दूसरी बात, अब जैसे हम किसी भी बॉडी के किसी भी हाइट पे जाते हैं, अब यहाँ पे अर्थ है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस भी ज्यादा होता रहेगा, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है, जो हमने जी यहाँ पे स्मॉल आर भी तो लिया था, जो इसकी डिस्टेंस वो ज्यादा होगी, इसका मतलब ग्रेविटी कम होगी। तो हाइट की वजह से एट हाइट, या हम लिख सकते हैं या विद इंक्रीज इन हाइट। अब हाइट बढ़ने से क्या होगा, हाइट जी डिक्रीजेस, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली डेप्थ से क्या होगा, वैसे तो हमने अब देखे, इसको तो उल्टा होना चाहिए कि हाइट पे जाने से जी कम होगी, तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे, इसके सेंटर पे जाएंगे, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए इसकी वैल्यू। बट हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो डेप्थ पे एट सेंटर ऑफ अर्थ जी इज जीरो, जी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, वी हैव मास एंड वेट। सो व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो मास क्या है, मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब वेट क्या होता है, वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या है, ये एक फोर्स है, जिस फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और इस वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इस वेट को हम W से
डिनोट करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो अर्थ की ग्रेविटी का जो फोर्स है जो उसकी उस बॉडी पे लग रहा है, ये वही होता है। द ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, मास का जो ऐसे यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, लेकिन जो इसका यूनिट होगा न्यूटन होगा। बिकॉज हमने क्या बोला, अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, इट इज अ फोर्स। फोर्स, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो ये भी तो फोर्स ही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो इट्स यूनिट इज सेम एज द फोर्स दैट इज न्यूटन। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट ही होगा। सपोज यू हैव ए बॉटल ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए बॉटल, तो आप कहीं भी चले जाओ उसमें जितना पानी है वो उतना ही पानी रहेगा। ठीक है, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, उसका वेट जरूर चेंज हो जाएगा एज द वैल्यू ऑफ मास एंड ग्रेविटी चेंजेस। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ही चेंज होगी, तो मास तो चेंज नहीं होगा। तो जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये मास इन द सेंस कैसे लिखा है, तो ये ऐसे ठीक है। तो मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। जैसे हमने आपको बोला, ये कि आउटर स्पेस में हम जाएंगे, जैसे पानी की बोतल लेके चले जाएं, जहाँ हम खुद चले जाएं, तो हमारा वेट तो पता है, हमारा मास कितना है, लेकिन जैसे ही हम आउटर स्पेस में जाएंगे हमारा वेट जीरो हो जाएगा। हम उड़ते रहेंगे, ऐसे ही उड़ते रहेंगे हवा में। क्यों उड़ते रहेंगे, वहां ग्रेविटी नहीं है। तो हमें जैसे पता ही है कि फोर्स, ये क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। फोर्स इज इक्वल टू वेट, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। जैसे ही हम आउटर स्पेस में गए, जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। तो मास इनटू जीरो, तो क्या हो गया, जीरो। तो हमारा जो वेट था वो क्या हो गया आउटर स्पेस में, वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। नाउ मास ऑफ ए बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। किसी भी बॉडी का मास स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती। लेकिन क्या होता है, वेट में क्या होता है, वेट ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन, बिकॉज आपको पता ही है कि जैसे अर्थ है वो अपने किसी भी बॉडी को पे कैसे फोर्स लगाती है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। तो डाउनवर्ड क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। क्वांटिटी तो उसमें है ही है, क्योंकि मास तो स्केलर है, तो मास में क्वांटिटी है, तो इसमें ग्रेविटेशन आ गया, तो साथ में ग्रेविटी एक्सेलरेशन आ गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 देन द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जितना वेट अर्थ पे होगा, लेकिन आप मून पे चले जाओ तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या है, मून पे, मून की जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 टू द ऑलमोस्ट इट इज 1/6 टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हम प्रूव करेंगे। लेट्स प्रूव इट। कैसे होगा जी? ठीक है, तो सपोज करो जैसे हमारे पास क्या है, सपोज करो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास m है। ठीक है, अब ऐसे मान लो, अब पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, मास तो कांस्टेंट ही है, मास इनटू जीई। व्हाट इज दिस जीई? जीई की वैल्यू क्या है, जीई क्या है, इट इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आपको पता ही है, एंड जीई की वैल्यू क्या है, जो स्मॉल जी है, जीई है, इसकी वैल्यू क्या है, जी एम ई क्या है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ ओवर आर ई स्क्वायर। व्हाट इज आर ई? इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपने सभी क्वांटिटीज याद रखनी है। ओके, नाउ अब जैसे हमने ऐसे जीई निकाला, किसके लिए निकाला, इसके लिए। ठीक है, तो इसमें ये इसकी ये वैल्यू कहाँ पुट करो, ये जीई की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू मास इंटू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको एक इक्वेशन मान लो ऐसे, तो इसको आप एक
नंबर और इसको ऐसे मान। ठीक है, जैसे हमने वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकाला, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो सपोज हम इसको लिख देते हैं Wm इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, m, g तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, यहाँ पे m हो जाएगा और यहाँ पे नीचे हम लगा देंगे rm²। ठीक है, व्हाट इज mm, दिस इज द मास ऑफ द मून एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, Wm हम क्या करें, डिवाइड 3, इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे, Wm ओवर We इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, mg ओवर rm²। ठीक है, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, re² ओवर mg ठीक है, अब mg यहाँ पे कैंसल, तो क्या बचा, ये सिर्फ हमारे पास m इसको क्वांटिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, me इसको ऐसे कर लिया इनटू re ओवर rm का स्क्वायर ऐसे कर लिया। ठीक है, नाउ एज वी नो द जो है, जो क्या होगा, मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स देन मून। ठीक है, अर्थ का मास मून के मास से 100 टाइम्स ज्यादा ही है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मास ऑफ द मून। ऐसे ही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है कि सॉरी रेडियस इज 4 टाइम्स, रेडियस इज 4 टाइम्स देन 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। ठीक है, किसका रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अर्थ का रेडियस जो है मून के रेडियस से 4 टाइम्स है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे रेडियस re इज इक्वल टू 4rm, ऐसे लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हम दोनों की यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Wm ओवर We इज इक्वल टू m, यहाँ पे हम क्या करें, m ओवर यहाँ पे me की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे 100 mm। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ से re की वैल्यू पुट कर देंगे हम, re की वैल्यू क्या है, 4rm ओवर rm, यहाँ पे स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा हमारे पास 1 ओवर 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 इंटू 4, अब इससे कैंसिल होगा 25, तो क्या आएगा 4 ओवर 25। तो 4 ओवर 25 जो आ गया हमारे पास, इसको हम राउंड फिगर में कैसे लिख लेंगे, वी विल राइट इट 6.46। तो ये ही हमने प्रूव करना था, दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ऐसे हमारे पास जो किसी भी बॉडी का वेट है वो कितना आ गया, तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो इसकी जी की जो वैल्यू है, बेसिकली तो हम क्या करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, कई बार क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए इजी करने के लिए उसको 10 भी ले लेते हैं, तो वो तो हमें पता है। जैसे जी की वैल्यू, हाँ इसी से क्या है कि जैसे जी की वैल्यू मून पे कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ले ली, जहां हम 10 भी ले सकते हैं, ये जी ई की बात हो रही है। अब ग्रेविटी मून पे कितना है 1/6 है, तो आप जी एम निकालोगे तो 9.8 या 10 का 1/6 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 1.63 ऐसे करके निकल के आएगा ग्रेविटी ऑन द मून। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, सो स्टूडेंट्स आई होप के आपने सभी टॉपिक्स ध्यान से समझे। ठीक है, तो आपने कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, लिख के आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके लिए आप अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें,
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और दोस्तों के साथ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो वीडियोस होंगी, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपडेटेड रहें और थैंक यू वेरी मच।